रात के सन्नाटे में मुंबई के पास जुहू इलाके में स्थित कर्म निवास की 10 मंजिला इमारत एक खामोश तनाव से भरी हुई थी। अंदर विशाल लिविंग रूम की ठंडी संगमरमर की जमीन पर बैठे थे 3 भाई बहन, विशाल, नीता और तरुण। उनके सामने सोफे पर बैठी थी मीरा, विशाल की पत्नी, और सौरभ, नीता का पति। सबकी नज़रें एडवोकेट सुधीर माथुर पर टिकी थी, जिनके हाथों में उनके दिवंगत पिता उद्योगपति रघुवीर मेहता की अंतिम वसीयत थी। रघुवीर मेहता इंडस्ट्रीज के संस्थापक अपने कठोर अनुशासन और परोपकार के लिए जाने जाते थे। उनका देहांत 1 सप्ताह पहले हुआ था। अब उनके 1000 करोड़ के साम्राज्य का फैसला होना था। माथुर साहब ने चश्मा ठीक किया और भारी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। मैं रघुवीर मेहता पूर्ण चेतना और होशो हवास में यह घोषणा करता हूँ कि मेरी समस्त चल अचल संपत्ति, मेहता इंडस्ट्रीज के शेयर और कर्म निवास मेरे तीनों बच्चों विशाल, नीता और तरुण में बराबर भागों में बांटी जाएंगी। विशाल, जो हमेशा से खुद को उत्तराधिकारी मानता था, उसने संतोष की सांस ली। नीता और सौरभ के चेहरे पर भी राहत दिखी। तरुण, जो एक गैर लाभकारी संस्था चलाता था, हमेशा की तरह शांत बैठा रहा। माथुर साहब ने एक पल का विराम लिया और आगे पढ़ा, लेकिन यह संपत्ति उन्हें तभी मिलेगी जब वे मेरी अंतिम चुनौती को पूरा करेंगे। पूरे कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। विशाल की भौहें तन गई। चुनौती? कैसी चुनौती? सुधीर अंकल, माथुर साहब ने बिना किसी भाव के पढ़ना जारी रखा। मेरे बच्चों को अगले 60 दिन तक अपने वर्तमान जीवन की सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। वे मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हमारे पुश्तैनी गांव विरामपुर में रहेंगे। वे किसी भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट या टीवी का उपयोग नहीं करेंगे। गांव में केवल एक लैंडलाइन फ़ोन रहेगा, जिसका उपयोग केवल आपातकाल में किया जा सकता है। उन्हें अपनी जीवन शैली के लिए भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या निजी बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें केवल मेरे द्वारा दिए गए 15,000 रुपये प्रति माह का उपयोग करना होगा, जो गांव में उन्हें मिलेगा। यात्रा सिर्फ सार्वजनिक परिवहन से होगी। कर्म निवास से विरामपुर तक की यात्रा लोकल ट्रेन और राज्य परिवहन की बस से की जाएगी। मीरा ने तुरंत विरोध किया। 2 महीने वाईफाई के बिना हम अपनी लग्जरी कारें, हमारे क्लब की मेंबरशिप कैसे छोड़ सकते हैं? माथुर साहब ने कागज़ पर उंगली फेरते हुए कहा, अगली शर्त आपकी जीवन शैली से जुड़ी है। विरामपुर में तीनों परिवारों को हमारे 100 साल पुराने पुश्तैनी हवेली में रहना होगा, जो अब काफ़ी जर्जर हो चुकी है। विशाल और समीर को अपनी पत्नियों के साथ मिलकर बिना किसी पेशेवर मजदूर की सहायता से उस हवेली की छत और रसोई की मरम्मत करनी होगी और उसे रहने लायक बनाना होगा। उस हवेली के पीछे मेरे दादाजी ने एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनवाया था, जो अब बंद है। नीता और तरुण को उस केंद्र की सफाई और मरम्मत करके उसे गांव की बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र के रूप में पुनः शुरू करना होगा। परिवार का अपना सारा भोजन स्वयं तैयार करना होगा और रोज़मर्रा के सभी काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि हाथों से करने होंगे। इस काम के लिए घर में कोई नौकर या सहायक नहीं होगा। क्या? नीता झटके से खड़ी हो गई। मैं मेहता इंडस्ट्रीज की बोर्ड मेंबर जाकर बुजुर्ग महिलाओं को सिलाई सिखाऊंगी और बर्तन मांजूंगी? यह अपमान है। तरुण, जो अब तक शांत था, पहली बार बोला, पिताजी की मंशा अपमान की नहीं, श्रम के सम्मान की होगी। शर्त नंबर 3,
सेवा और संबंध, यह चुनौती रिश्तों को जोड़ने की है। विशाल को उस गांव के 10 सबसे गरीब परिवारों की पहचान करनी होगी और अपनी कॉर्पोरेट बुद्धि का उपयोग करके उन्हें 60 दिनों के भीतर स्थायी आय का स्रोत स्थापित करने में मदद करनी होगी। उसे 1 महीने बाद इस प्रगति पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। नेता को उसे गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जुड़कर वहां की महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना होगा। तरुण को उसे हवेली के पास की जमीन पर एक फल और सब्जियों का बगीचा लगाना होगा जो पूरे गांव के लिए निःशुल्क होगा। माथुर साहब ने अंतिम प्रश्न उठाया। शर्त नंबर 4, अंतिम फैसला। यदि मेरे तीनों बच्चे और उनके जीवन साथी इन 60 दिनों के भीतर आपस में सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहते हैं या उनमें से कोई भी बीच में कार्य छोड़कर वापस आ जाता है या वे शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो मेरी संपूर्ण 1000 करोड़ की संपत्ति मुंबई में चल रहे मेरे अन्नपूर्णा ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी, जो गरीबों को भोजन प्रदान करता है। आपके पास सोचने के लिए 7 दिन है। अगले मंगलवार को सुबह 9 बजे एक लोकल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से विरामपुर के लिए रवाना होगी। अगर आप लोग उस ट्रेन में नहीं बैठे तो ट्रस्ट को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माथुर साहब ने एक खाकी लिफाफा टेबल पर रखा जिसमें 30,000 रुपये नगद और लोकल ट्रेन के टिकट थे और चले गए। कमरे में खामोशी थी। विशाल, जिसका चेहरा लाल था, चीखा, यह पागलपन है। वह हमेशा हमें सताना चाहते थे, हमें इस मेहता नाम की कीमत चुकाने पर मजबूर करते थे। सौरभ ने दबी हुई आवाज़ में कहा, 2 महीने की गंदगी और मेहनत और फिर 333 करोड़। नीता, हमें यह करना होगा। नीता ने अपनी माँ को फ़ोन लगाकर रोने की कोशिश की, लेकिन माथुर साहब ने पहले ही सभी को सूचित कर दिया था कि कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ तरुण चुपचाप बैठा रहा। उसने उस लिफाफे को उठाया जिसके अंदर पिता जी के हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट था। बच्चों, तुम्हें विरासत में मिला हर एक पैसा, हर एक ईंट मेहनत और मिट्टी से कमाया गया है। तुम लोग एक दूसरे से और अपनी जड़ों से दूर हो गए हो। यह तुम्हारे लिए दौलत पाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के इंसान को वापस पाने का मौका है। तुम सब महान हो, बस तुम्हें इसकी याद दिलानी थी। प्रेम और आशीर्वाद। तरुण ने नोट को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। वह जानता था कि यह सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे उसके भाई बहनों को एक साथ एक मकसद दिया था। अगले 7 दिन बहस, झगड़ों और कानूनी सलाह में बीते, लेकिन हर वकील का जवाब एक ही था, वसीयत कानूनी तौर पर अवैध है। गुरुवार की रात विशाल ने अपने सूट और टाई को उतार फेंका और अपनी अलमारी से पुराने आरामदायक सूती कपड़े निकाले। हम जा रहे हैं, उसने सूटकेस पैक करते हुए थकी हुई आवाज़ में मीरा से कहा। यह 1000 करोड़ की दौलत मेरे अहंकार को इस तरह से टूटने नहीं देगी। शुक्रवार सुबह 6 लोग, विशाल, मीरा, नीता, सौरभ, तरुण और उसकी पत्नी शानवी, मुंबई सेंट्रल के जनरल क्लास कोच में एक दूसरे से सटकर बैठे थे। बाहर मुंबई की भीड़ और भाग दौड़ थी और अंदर एक परिवार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा था, एक दूसरे को सहने और फिर से खोजने की परीक्षा। ट्रेन ने धीमी सीटी बजाई और चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए तरुण ने धीरे धीरे से गिटार केस को छुआ जिसे उसने अपने सामान में छिपा रखा था। उसे लगा कि उसका सफ़र अभी शुरू हुआ है। मुंबई से गुजरात के विरामपुर गांव तक का सफ़र एक कठोर वास्तविकता थी। विशाल, मीरा, नीता और सौरभ के
लिए लोकल ट्रेन की भीड़, राज्य परिवहन की बस की टूटी सीटें और हर स्टॉप पर उतरने वाली धूल ने उनकी कल्पना के हर आराम को चकनाचूर कर दिया था। तरुण और सानवी शांत थे, मानो इस कठिनाई को पहले से ही स्वीकार कर चुके हों। गांव के मुख्य बस स्टैंड पर उतरते ही उन्हें रघुवीर मेहता के बचपन के दोस्त किशन काका मिले। वह एक साधारण धोती कुर्ता पहने हुए थे और उनकी आंखों में गहरी चमक थी। रघुवीर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यहाँ से हवेली तक 2 किलोमीटर का सफ़र पैदल है। विशाल ने अपने महंगे चमड़े के सूटकेस को देखा और फिर कीचड़ भरे रास्ते को। क्या कोई रिक्शा या तांगा नहीं मिलेगा? किशन काका हंसे। गांव में नहीं बेटा, यहाँ मेहनत ही परिवहन है। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर चलना शुरू किया, मुंबई की भीड़ से आई मीरा ने अपने ऊंची एड़ी के जूते और साड़ी को खोसना शुरू कर दिया। नीता और सौरभ लगातार फुसफुसा रहे थे कि कैसे वे इस दुख की कीमत 1000 करोड़ में वसूलेंगे। लगभग आधे घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद वे पुश्तैनी हवेली पहुंचे। यह एक जबरदस्त झटका था। कभी यह शानदार रही होगी, पर अब इसकी हालत दयनीय थी। छत की टाइलें टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जम चुकी थी और लकड़ी की खिड़कियां सड़ चुकी थी। धूल और मिट्टी के बीच यह कर्म निवास के आलीशान मार्बल फर्श से मीलों दूर था। किशन काका ने उन्हें पानी दिया और हवेली के अंदर रखे एक बड़े से संदूक की ओर इशारा किया। तुम्हारा राशन, कपड़े और हर महीने के 15,000 रुपये इस संदूक में है। रघुवीर ने हर चीज़ पहले से ही व्यवस्था कर दी थी। तुम्हारा पहला काम रात बिताने लायक जगह बनाना है। इतना कहकर वह चले गए। पहले दिन रात का खाना बनाने की बारी नीता की थी। उसने अपने जीवन में कभी पानी भी गर्म नहीं किया था। संदूक में मिले पुराने चूल्हे को देखकर वह लगभग रो पड़ी। मैं यह नहीं कर सकती, मैं बोर्ड मीटिंग संभालती हूँ, चूल्हा नहीं। सौरभ ने उसे मनाने की कोशिश की, पर जब रात के 9 बज रहे थे तो सब भूखे थे। तो सानवी आगे आई। तरुण की पत्नी सानवी, जो एक सरकारी स्कूल की टीचर थी, उसने शांति से चूल्हा जलाया और दाल चावल बनाया। नीता और मीरा ने दूर से यह सब देखा, शर्मिंदगी और भूख से भरी आंखें। अगले कुछ दिन सदमे और विद्रोह में बीते। विशाल, जो मेहता इंडस्ट्रीज के बड़े सौदे का मास्टरमाइंड था, हवेली की छत पर टूटी टाइलें बदल रहा था। शुरू में उसने लापरवाही से काम किया, जिससे एक टाइल गिरकर जमीन पर टूट गई। तरुण, जो शांत था, बोला, विशाल भाई, पिताजी कहते थे कि हर काम में दिल लगाओ। यह सिर्फ टाइल नहीं, हमारे परिवार की नींव है। तरुण की बात सुनकर विशाल को एक अजीब सी प्रेरणा मिली और उसने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। नीता को हर सुबह उठकर धूल और मकड़ी के जालों से भरे सामुदायिक केंद्र की सफाई करनी पड़ती थी। पहले वह दस्ताने और मास्क पहनकर यह काम करती थी, पर जल्द ही उसे समझ आया कि यह सब नाटक है। जब गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं उत्सुकता से केंद्र के पास आईं, तो नीता को मजबूरी में उनसे बात करनी पड़ी। उसे उन महिलाओं के खालीपन और रोजगार की ज़रूरत महसूस हुई, जिसे वह मुंबई में कभी नहीं समझ पाई थी। विशाल ने गांव के 10 सबसे गरीब परिवारों से मिलना शुरू किया। उसने देखा कि वहाँ के कारीगरों में हुनर तो है, पर उन्हें बाजार की समझ नहीं है। उसने अपने कारपोरेट अनुभव का उपयोग करके उन्हें अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का एक साधारण तरीका समझाया। गांव में इंटरनेट नहीं था, इसलिए वह किशन काका के पड़ोसी के पुराने लैंडलाइन से अपने मुंबई के पुराने असिस्टेंट को निर्देश देता था।
एक साधारण मगर प्रभावी जुड़ाव। पहली बार विशाल को लगा कि उसका ज्ञान सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है बल्कि जीवन बनाने के लिए भी है। नीता को शुरू में स्वास्थ्य केंद्र जाने में शर्म आती थी, पर एक दिन एक छोटी बच्ची को तेज बुखार में देखकर उसका माँ का दिल पसीज गया। उसने अपनी पुरानी नर्सिंग की किताबों को याद किया और गांव की महिलाओं को बुनियादी स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के बारे में पढ़ाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि यह काम उसके बोर्ड मीटिंग के फैसलों से कहीं ज़्यादा असरदार है। तरुण और सानवी ने चुपचाप हवेली के पीछे फल और सब्जियां का बगीचा बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गांव के बच्चों को अपने हाथों से टमाटर तोड़कर खाते देखा तो उनके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो 1000 करोड़ नहीं खरीद सकते थे। एक शाम जब वे सब मिलकर चूल्हे पर रोटियां बना रहे थे तो एक बड़ा झगड़ा हो गया। मीरा ने गलती से आटा खराब कर दिया और नीता ने उस पर तंज कसा। बात इतनी बढ़ी कि विशाल गुस्से में घर से बाहर चला गया। तरुण उसके पीछे गया। विशाल अंधेरे में जमीन पर बैठा था। यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है तरुण? विशाल की आवाज़ में बेबसी थी। मैं 50 करोड़ का मालिक हूँ और आज मैं एक रोटी भी ठीक से नहीं बना सकता। हमेशा से नहीं थे भाई, तरुण ने धीरे से कहा। पिताजी कहते थे कि असली दौलत वह है जो तुम खुद बनाते हो, ना कि जो तुम्हें मिलती है। हम सब अलग अलग कमरों में रहते थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन्होंने हमें एक छत के नीचे इसलिए भेजा ताकि हम एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की मदद करें। अगले दिन मीरा ने अपनी गलती मानी और नीता से चूल्हा जलाने में मदद मांगी। नीता ने पहली बार अपनी कॉर्पोरेट अकड़ छोड़कर उसे सिखाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी असहजता सहयोग में बदलने लगी। विशाल की रणनीति और नीता की संगठनात्मक क्षमता, तरुण की शांति और सानवी की सेवा भावना ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे अपनी लग्जरी और स्टेटस के बिना भी एक परिवार की तरह व्यवहार करना सीख रहे थे। 55 दिन बीत चुके थे। हवेली अब रहने लायक थी, छत सुरक्षित थी और सामुदायिक केंद्र बुजुर्गों महिलाओं की खिलखिलाहट से भरा हुआ था। तरुण का बगीचा फलने फूलने लगा था। गांव वालों ने उन्हें अब मेहता साहब के बेटे के बजाय उनके नामों से पुकारना शुरू कर दिया था। बच्चों को अब विशाल मैनेजमेंट सर और नीता डॉक्टर दीदी लगती थी। 60वें दिन की शाम माथुर साहब हवेली में पहुंचे। उन्होंने चुपचाप हवेली की मरम्मत, विशाल की 10 परिवारों की रिपोर्ट, नीता के स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति और सामुदायिक केंद्र की हलचल का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव के लोगों से भी बात की। रात में माथुर साहब ने सभी को लिविंग रूम में बुलाया। वे सभी शांत से बैठे थे। उनके चेहरे पर अब थकावट नहीं बल्कि संतुष्टि थी। गांव वालों ने कहा है, माथुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा कि इन 60 दिनों में उन्होंने असली रघुवीर मेहता को तुम लोगों में देखा है। उन्होंने वसीयत का अंतिम प्रश्न निकाला। श्री रघुवीर मेहता की वसीयत की सभी शर्तें तुम लोगों ने पूरी की हैं। तुम लोग अब उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हो। एक पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। 1000 करोड़, यह वह शब्द था जिसके लिए उन्होंने इतना कष्ट झेला था। विशाल ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर लालच नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। धन्यवाद सुधीर अंकल, विशाल ने कहा, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या हमें यह पैसा चाहिए? विशाल का जवाब सुनकर कमरे में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। आलोक जी ने अपनी आंखें सिकोड़कर विशाल को देखा। वह जानते थे कि रघुवीर मेहता की वसीयत का असली मकसद पैसा देना नहीं बल्कि यह बदलाव लाना था।
विशाल, तुम क्या कह रहे हो? नीता ने अविश्वास से फुसफुसाया। हम 60 दिन तक कीड़े मकोड़े की तरह जिए हैं। 1000 करोड़? तुम मजाक कर रहे हो? मीरा और सौरभ भी घबराए हुए थे। सौरभ ने तुरंत बोल पड़ा, विशाल, यह इमोशनल होने का वक्त नहीं है। हम सब बहुत थक गए हैं। यह फैसला हमारा है। विशाल ने अपने हाथों को जमीन पर टिकाया और धीमी संयत आवाज में कहा, आज से 60 दिन पहले मैं 500 करोड़ का मालिक था, कम से कम कागजों पर। लेकिन मेरी नींद, मेरा चैन, मेरे परिवार के साथ मेरा रिश्ता सब था। इन 60 दिनों में मैंने यहाँ की मिट्टी में मेहनत की। मैंने अपने ही ज्ञान का उपयोग किसी और का जीवन बनाने में किया और पहली बार मुझे अपने भीतर एक सच्चा सुकून मिला है। तरुण, जो अब तक चुप था, उसने विशाल का समर्थन किया। पिताजी ने हमसे सिर्फ 60 दिन मांगे थे। उन्होंने हमें वह दिया जो हमारे पास नहीं था, एक दूसरे का साथ और जीवन का मकसद। विशाल भाई, तुम सही कह रहे हो। नीता, जो पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा जुनूनी थी, अब टूट गई। उसने अपने हाथ से मुंह ढक लिया और उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ़ कर दो पापा, वह बोली। मुझे यह सब अपमान लगता था, पर इन 60 दिनों में मैंने जाना कि असली शक्ति अकाउंट बैलेंस में नहीं बल्कि किसी की मदद करने में होती है। जब उन बुजुर्ग महिलाओं ने मुझे सिलाई मशीनें चलाना सीखने के लिए धन्यवाद दिया तो वह खुशी किसी भी पार्टी से बड़ी थी। मीरा ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी वापस अपनी पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं बिना वाईफाई के ज़िंदा रह सकती हूँ। मैं बिना नौकरों के भी काम कर सकती हूँ। मुझे विशाल चाहिए जो अपने परिवार और दूसरों के लिए समय निकालता हो, न कि वह 24 महीने 7 हफ्तों मीटिंग में रहने वाला CEO। सिर्फ सौरभ ही बेबस दिखाई दे रहा था। तो तुम सब क्या कहना चाहते हो कि हम यह 1000 करोड़ छोड़ दें? सानवी ने शांत भाव से कहा। हम यह पैसा छोड़ नहीं रहे हैं सौरभ जी, हम इसे सही जगह लगा रहे हैं। विशाल ने आलोक जी की तरफ देखा और एक गहरा संकल्प लिया। सुधीर अंकल, हमारी तरफ से अंतिम निर्णय यह है कि हम रघुवीर मेहता की वसीयत की 1000 करोड़ की संपत्ति को स्वीकार नहीं करते। यह सुनते ही सौरभ के मुंह से चीख निकल गई, पर विशाल ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। बल्कि विशाल ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि पिताजी की वसीयत की अंतिम शर्त पूरी हो। हम चाहते हैं कि यह संपूर्ण संपत्ति अन्नपूर्णा ट्रस्ट को दान कर दी जाए, जैसा कि पिताजी चाहते थे। आलोक जी ने संदूक से एक दूसरा सील बंद लिफाफा निकाला। मुझे पता था कि तुम लोग यह कह सकते हो। रघुवीर जी हमेशा दूसरा विकल्प तैयार रखते थे। उन्होंने लिफाफा खोला और उसमें से एक और छोटा सा कागज़ निकाला। यदि मेरे बच्चे स्वेच्छा से मेरी संपत्ति को अन्नपूर्णा ट्रस्ट को दान करने का निर्णय लेते हैं तो यह मेरी अंतिम शर्त की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इसका अर्थ है कि उन्होंने दौलत से ज़्यादा मूल्यों को चुना है। इस निर्णय के सम्मान में मैं उन्हें कर्म निवास और विरामपुर की पुश्तैनी हवेली, यह 2 जड़ें उन्हें देने की इच्छा रखता हूँ। रघुवीर मेहता। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी राहत और प्रेम की थी। यह हमारे लिए काफ़ी है। सुधीर अंकल, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। जड़ें, बस जड़ें ही चाहिए थी। अगले दिन मेहता परिवार ने मुंबई की ओर प्रस्थान नहीं किया। उन्होंने कर्म निवास की चाबियां नहीं ली, बल्कि विरामपुर की जर्जर हवेली में ही रहने का फैसला किया। विशाल, नीता, तरुण और उनके जीवन साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे विरामपुर को ही अपनी नई कर्म भूमि बनाएंगे। विशाल ने अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके विरामपुर डेवलपमेंट फाउंडेशन शुरू किया, जहां वह गांव के कारीगरों को बाजार से जोड़ता था।
नीता ने गांव की बुजुर्ग महिलाओं के लिए शुरू किए गए रोजगार केंद्र को एक छोटे कुटीर उद्योग में बदल दिया। तरुण ने हवेली की मरम्मत करके उसे सामुदायिक कला केंद्र बना दिया, जहां वह और शानवी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। मुंबई का कर्म निवास उन्हें विरासत में मिला, पर उन्होंने उसे किराए पर दिया और किराए से आने वाले पैसों को विरामपुर के विकास में लगा दिया। कुछ महीनों बाद हवेली के अहाते में एक शाम जब वे सब मिलकर चूल्हे पर हंसते हंसते खाना बना रहे थे, तब विशाल ने नीता से पूछा, तुम्हें याद है हम सब 1000 करोड़ के लिए कितना परेशान थे? नीता ने मुस्कुराते हुए चूल्हे में लकड़ी डाली। अब लगता है कि हमें 1000 करोड़ नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका विरासत में मिला। कर्म निवास की आलीशान जिंदगी तो दूर छूट गई थी, पर विरामपुर की पुरानी हवेली अब सचमुच कर्म निवास बन चुकी थी, जहां उन्होंने रिश्तों को संवारा और अपने पिता की वसीयत के असली मायने समझे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।